सीरिया का दारुल हुकूमत दमस्कस इसराइली जंगी त्यारों ने ईरानी काउंसलेट को निशाना बनाया, जिसमें ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के कई आला अफसर शहीद हो गए, जिनमें ईरानी कुद्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल थे। ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दिहाइयों से जारी एक खुफिया जंग का खुला ऐलान था। कुछ दिन बाद 13 अप्रैल 2024 की रात ईरान ने अपनी तारीख के सबसे बड़े बराह रास्त हमलों में से एक शुरू किया। सैकड़ों ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ रवाना किए गए। ये पहला मौका था जब ईरान ने बराह रास्त इसराइली सरजमीन को इतने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि ये तनाज़ा अब सिर्फ सीक्रेट मिशन तक महदूद नहीं रहा। ये दोस्ती से दुश्मनी की वो दास्तान है जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पाइपलाइन एग्रीमेंट्स, ऑयल सप्लाई से लेकर प्रॉक्सी वॉर, साइबर अटैक्स और अब दुश्मनी डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स तक बदल चुकी है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद मिडिल ईस्ट के बेशतर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने इसराइल को एक जायज़ रियासत के तौर पर तस्लीम करने से इनकार किया। बहुत से ममालिक ने इसराइल के क़याम की मुखालिफत की, क्योंकि वो इसे एक वेस्टर्न कॉलोनियल प्रोजेक्ट समझते थे जो इन इलाकों पर फ़लस्तीनियों के दावों को नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने इसराइल के साथ गैर रस्मी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। कोल्ड वॉर के बाद दोनों ममालिक के मफादात एक जैसे थे। शाह ईरान के दौर में ईरान एक सेक्युलर प्रो वेस्टर्न किंगडम थी और यूएसए का साथी मुल्क। इसका मतलब ये था कि ईरानी शाह तिजारत और फौजी दोनों शोबों में इसराइल की हिमायत करता था, लेकिन ईरानी अवाम इस पॉलिसी से इख्तलाफ करती थी। दोस्तों, एक तरफ ईरान और इसराइल ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत मजबूत किए, दूसरी तरफ इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान आए दिन झड़पें और लफाजी जंग जारी रहती। 1967 की 6 रोज़ा जंग मिडिल ईस्ट की तारीख का एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे खित्ते की सियासत, सरहदों और ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जंग 5 जून से 10 जून तक सिर्फ 6 दिन जारी रही, मगर समझने की बात यह है कि मिडिल ईस्ट पर इस जंग के स्याह बादल आज तक छाए हुए हैं और इसके आफ्टर शॉक्स आज तक महसूस किए जा रहे हैं। इस जंग में एक तरफ इसराइल था, जबकि दूसरी तरफ अरब ममालिक का इत्तेहाद था, जिसमें खास तौर पर इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन शामिल थे। ये जंग दरअसल तवील अरसे से जारी अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का एक अहम मरहला था। इसराइल को इस जंग में अमेरिका की मदद हासिल थी, इसलिए चंद ही दिनों में इसराइली फौज ने हैरान कुन रफ्तार से बड़ी फौजी कामयाबियां हासिल की। इसराइल ने जजीरा, सिनाई पेनिनसुला और गाजा की पट्टी को मिस्र से छीन लिया, जबकि वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम उर्दन के कब्जे से निकलकर इसराइल के कंट्रोल में आ गए। इसी तरह शाम के अहम पहाड़ी इलाके गोलन हाइट्स भी इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिए। ईरान इस जंग में न्यूट्रल रहा, यानी ना अरब्स का साथ दिया और ना ही इसराइल को कंडेम किया, बल्कि शाह सीक्रेटली इसराइल के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाता रहा। इस जंग के नताइज इंतहाई दूरस्थ थे। लाखों फलस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए और फलस्तीनी मसला मजीद पेचीदा और गहरा होता चला गया। मशरकी यरूशलेम पर इजरायली कंट्रोल ने मजहबी और सियासी कशीदगी को बढ़ा दिया। इसके अलावा गोलन हाइट्स पर वेस्ट बैंक पर कब्जे ने आने वाले सालों में मुतअद्दिद जंगों और तनाज़ात की बुनियाद रखी। फिर 1968 में ईरान और इसराइल के दरमियान ट्रांस इजराइल पाइपलाइन एग्रीमेंट होता है, जिसके मुताबिक ईरान इसराइल को क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। इस तरह कई ईरानी और इजरायली कंपनियां एक दूसरे के ममालिक में कारोबार कायम करके करीबी ताउन को बढ़ाती रहीं। लेकिन ये मजबूत ताल्लुकात 1979 के इस्लामी इनकलाब के साथ ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। इस्लामी इनकलाब के नतीजे में शाह का तख्ता उलट दिया गया और रूहुल्लाह खुमैनी ने एक इस्लामी जमहूरिया कायम की।
نئی حکومت نے اسرائیل کے خلاف انتہائی سخت اور جارحانہ موقف اختیار کیا اور اسرائیل کو لٹل ڈیول یعنی چھوٹا شیطان قرار دیا۔ ایران کے اس نئے نظریاتی موقف کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ زائنزم ایک ویسٹرن کلونیل پلان ہے اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ ایک اخلاقی اور مذہبی ناانصافی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دیے، فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی حمایت شروع کر دی اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ دور میں ہونے والی مالی معاملات اور قرضوں کو بھی واپس طلب کرنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ صدام حسین یہ چاہتے ہیں کہ ایران عراقی کردش ریبلز کی سپورٹ ختم کرے جو عراقی گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا عراق کا مقصد دریائے شٹل عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا جو 1975 کے الجزائر معاہدے کے تحت تقسیم ہو گیا تھا۔ ان دونوں ہمسایہ مسلم ممالک کے درمیان پرانی دشمنی ایک خوفناک اور خون ریز جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اسرائیل کے نقطہ نظر سے عراق طویل عرصے سے اس کی ریاست کے وجود کے خلاف عرب مخالفت کی ایک اہم قوت رہا تھا اور اسے ایران کی نئی اسلامی حکومت کے مقابلے میں زیادہ بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ اس لیے اسرائیل نے ایک شیطانی چال چلی اور یہ دونوں مسلم ممالک اس کو سمجھ نہ پائے۔ اسرائیل نے عراق کو کمزور کرنے کے لیے ایران کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا ایک دشمن دوسرے دشمن کے خلاف مصروف رہے۔ اب اسرائیل نے ایران کو کروڑوں ڈالر مالیت کے ہتھیار فراہم کرنا شروع کیے۔ یہ ہتھیاروں کی فراہمی ایران پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی تھی، تاہم اسرائیل کو کیونکہ USA کی حمایت حاصل تھی اور اسے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس کے اپنے ہتھیاروں کے ذخائر دوبارہ بھر دیے جائیں گے۔ امریکہ کو امید تھی کہ ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے ایرانی فوج کے نسبتاً معتدل عناصر کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوں گے جو مستقبل میں اسلامی حکومت کے خلاف کسی بغاوت یا تختہ الٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ پورا معاملہ بعد میں بدنام زمانہ ایران کانٹرا اسکینڈل کا حصہ بنا، جس میں ریگن ایڈمنسٹریشن نے ایران کو ہتھیاروں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو خفیہ طور پر نکاراگوا میں اینٹی گورنمنٹ آرمی کی مالی مدد کے لیے استعمال کیا جو یقیناً غیر قانونی تھا۔ اسرائیل نے عراق کے خلاف براہ راست فوجی کارروائیاں بھی کی، خاص طور پر عراقی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تاکہ عراق کی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کو سست یا ناکام کیا جائے۔ یہ جنگ 1989 میں سیز فائر پر ختم ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بعد ایران اور اسرائیل کا تنازع گہری حد تک نظریاتی نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ ایران اسرائیل کے وجود کو ناجائز سمجھتی ہے اور اسے مسلم سرزمین پر قبضے پر مبنی ریاست قرار دیتی ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل ایران کی موجودہ حکومت کو اپنے وجود کے لیے ایک سنگین خطرہ تصور کرتا ہے۔ لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ کشمکش اب خطے میں بالادستی حاصل کرنے کی جدوجہد بھی ہے۔ ایران نے گزشتہ برسوں کے دوران سیاسی اتحادیوں اور معاشی تعلقات کے ذریعے مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ 1992 میں بنجمن نیتن یاہو نے پہلی بار یہ الزام لگایا کہ ایران نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے اور اگلے 3 سے 5 سالوں میں وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، واپس ایران عراق وار میں چلتے ہیں جب اسرائیل نے اپنے دشمنوں کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی جسے بگین ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت اسرائیل اپنے دشمنوں کی جوہری تنصیبات پر پریمپٹیو سٹرائکس کرتا ہے تاکہ انہیں جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جا سکے۔ اگرچہ اس پالیسی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میجر سپر پاورز کی سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل اسے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے، جیسے توانائی کی پیداوار اور طبی تحقیق۔ تاہم اس پروگرام کی خفیہ نوعیت اور یورینیم انرچمنٹ کی سرگرمیوں نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کی۔ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے، کئی بین الاقوامی معاہدے اور معاہدات کیے گئے۔ ان معاہدوں کے بدلے میں ایران کو اس پر عائد معاشی پابندیوں میں نرمی دی گئی، جبکہ اسرائیل ان معاہدوں کی مخالفت کرتا رہا۔
जबकि इसराइल मिडिल ईस्ट की वाहिद एटॉमिक पावर है। बज़ाहिर इसराइल ने कभी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं किए या इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन साइंटिस्ट और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के मुताबिक इसराइल के पास इस वक्त तकरीबन 80 से 200 तक वॉरहेड्स मौजूद हैं। इस तमाम मामलात के बाद 2020 में इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन समेत कई अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुआहदे किए, जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है। इन मुआहदों का मकसद अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना और मुस्तकबिल के तनाज़ात से बचना था, जबकि ईरान इन मुआहदों को पैलेस्टाइन के साथ गद्दारी करार देता है। दोस्तों, ये खित्ता हमेशा से सुपर पावर्स के लिए बहुत अहमियत रखता है, इसीलिए इसराइल और ईरान दोनों के पीछे बड़ी आलमी ताकतें मौजूद हैं जो खित्ते में अपने असर व रसूख को कायम रखना चाहती हैं। अमेरिका तवील अरसे से ईरान इसराइल तनाज़े में फाल रहा है और इसराइल का सबसे अहम इत्तेहादी है। 2016 में अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक 10 साला दिफाई मुआहिदा तय पाता है, जिसके तहत अमेरिका इसराइल को हर साल तकरीबन $3.8 बिलियन फौजी इमदाद फराहम करेगा। अमेरिका इसराइल को दुनिया के जदीद तरीन हथियार फराहम करता है, जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रिसिशन गाइडेड बम, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जदीद रडार और इंटेलिजेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक शामिल हैं। इसराइल मिडिल ईस्ट का पहला मुल्क है जिसे F-35 स्टेल्थ तैयारे दिए गए। अमेरिका ने ईरान को महदूद करने के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक सैंक्शंस और अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को यकीनी बनाया। ईरान और यूएसए रिलेशंस को मैंने बहुत डिटेल के साथ अपनी इस वीडियो में कवर किया है, जिसमें ईरान की तेल की दरियाफ्त से लेकर 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन और हालिया वॉर तक के तमाम इंसिडेंट्स को मुकम्मल तफसील से बताया गया है। अब जहां इसराइल को अमेरिका और यूरोप की हिमायत हासिल है, वहीं ईरान को रूस और चीन की हिमायत भी हासिल है। रूस तवील अरसे से शाम में फौजी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है, जो इसे बहरे रूम तक अपने बहरी रास्ते के लिए जरूरी समझता है। सीरिया वॉर के दौरान ईरान और रूस ने शाम में अपने असर व रसूख को कायम रखने के लिए एक साथ काम किया। चीन और ईरान ने भी तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक मुआहदे किए हैं, जैसे 2021 में ईरान चाइना 25 कोऑपरेशन प्रोग्राम शामिल है। चीन ईरानी मईशत में सरमायाकारी जारी रखे हुए है, खास तौर पर जब मगरबी पाबंदियों ने ईरान को आलमी तिजारत से अलग कर दिया है। जून 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक नए और ज़्यादा बराह रास्त हमलों के दौर में दाखिल होती है, जिसे ईरान इसराइल वॉर भी कहा जाता है। इसराइल ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत ईरान के खिलाफ फिजाई हमले शुरू किए, जिनमें ईरानी जोहरी मकामात, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, फौजी और इंटेलिजेंस कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस पर जवाबन ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें एक बड़ी तादाद बैलिस्टिक मिसाइलों की थी, जिन्हें इसराइल की जानिब से रोका गया, लेकिन कुछ ने निशाना भी बनाया और नुकसान भी पहुंचाया। अब फरवरी 2026 में ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से अपने खिलाफ किए जाने वाले बड़े हमलों के जवाब में मिडिल ईस्ट के बहुत से ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए हैं। मजीद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। एनर्जी सेक्टर्स में बहरान पैदा हो चुका है। दोस्तों, आज ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी सिर्फ दो ममालिक के तसादुम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट और आलमी निज़ाम के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में एक हकीकत वाज़िया है, यूनाइटेड नेशंस और आलमी इदारे इसराइल के फ़िज़ाई हमलों या खित्ते में बढ़ते हुए बहरान को रोकने में नाकाम रहे हैं। ना कोई मजबूत आलमी मैकेनिज्म तश्कील दिया गया, ना कोई फौरी सालसी हुई। इस नाकामी ने दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बैनुल-अक़वामी इदारे वाकई आलमी अमन को बरकरार रखने के काबिल हैं, या वो अब सिर्फ सुपर पावर्स के हाथों की पुतलियां बनकर रह गई हैं।